दोबारा इलेक्शन हुआ, उनकी तबीयत खराब हुई थी, गांधी जी ने कहा तू बैठ गया, तुम इलेक्शन मत लड़ो, हमारा जवाहरलाल नेहरू इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को चाहने वाले बहुत थे, सुभाष चंद्र बोस टाइम बीमार तब भी वो इलेक्शन लड़े और दोस्तों सारे वोट उन्हें मिले, अगर 12 पड़े 12 मिले और गांधी का समर्थन नेहरू का, और समझ लीजिए नेहरू को 1 वोट मिला। तो आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जवाहरलाल नेहरू की क्या हैसियत थी और हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की क्या हैसियत थी दोस्तों, कि गांधी जी का सपोर्ट होते हुए भी नेहरू को 1 वोट नहीं मिला, सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए। फिर दोस्तों गांधी जी ने अपना वही बैठ गया कि मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, मैं भूखा हो जाऊंगा, मैं आमरण अनशन में बैठ जाऊंगा, वो है सो। तो सुभाष चंद्र बोस शुरू से सिद्धांतवादी थे और उन्होंने प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों बात करते हैं 1939 की, जिसका जिक्र बहुत कम लोग बताते हैं दोस्तों। ये था वर्ल्ड वार का दौर दोस्तों। आपको पता है कि एक्सिस पावर थी, एक तरफ मित्र राष्ट्र थे, एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो दोस्तों इस टाइम क्या होता था, आपको पता है जर्मनी ने क्या हुआ, पोलैंड पर हमला कर दिया था और वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत हो गई दोस्तों। एक टाइम क्या होता दोस्तों कि ब्रिटिश को क्या कहते थे कि ऐसे देश माना जाता था कि इस देश का सूरज कभी डूब नहीं सकता है। ब्रिटिश के उस टाइम थोड़ी इतनी कॉलोनी थी जिसमें औपनिवेशिक कहते हैं दोस्तों। औपनिवेशिक माने वो देश होता है जिसपे ब्रिटिश का शासन था। भारत भी उस टाइम किसी देश की कॉलोनी थी दोस्तों, और मलेशिया, इंडोनेशिया ये और फिलीपींस, बहुत सारे देश ऐसे थे जो कि कोई ब्रिटिश का गुलाम था, कोई फ्रांस का गुलाम था, कोई अमेरिका का गुलाम था। तो दोस्तों ये कॉलोनियाँ थी अलग अलग देशों की। तो उस टाइम दोस्तों क्या हुआ, एडॉल्फ हिटलर, लोग उन्हें तानाशाह कहते हैं, लोग उन्हें वो कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों जो भारत की आज़ादी का मुख्य दाता है वो हिटलर को ही कहा जाना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, आपको पता चल जाएगा दोस्तों। ये 1939 की बात है, जब ब्रिटिश राज के विरुद्ध, फ्रांस राज के विरुद्ध कोई देश आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस टाइम दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, अब मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस ने क्या करा दोस्तों। 1939 की बात है, नेताजी बिल्कुल मुखर हो गए। उन्होंने गांधी जी से, पूरी कांग्रेस से, पूरे देश से कहा कि दोस्तों ये विश्व युद्ध का टाइम चल रहा है, इस टाइम हमें अंग्रेजों के विरुद्ध जंग लड़नी चाहिए, ये सबसे सही टाइम है, ब्रिटिश इस टाइम विश्व युद्ध में इंगेज हैं और हमें क्या करना चाहिए कि अपने एक आंतरिक क्रांति लानी चाहिए, जिससे क्या होगी, अंग्रेज वहाँ भी फंसे हुए, यहाँ फंसे तो हमें तुरंत आज़ाद कर देंगे। लेकिन गांधी की अब स्टेटमेंट सुनिए, गांधी क्या कहते हैं दोस्तों कि हमारा दुश्मन अभी विश्व वर्ल्ड में बिजी है, दुश्मन को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, दुश्मन को परेशान नहीं करना चाहिए। गांधी की सेंटेंस है दोस्तों। वो कहना चाहते थे कि अंग्रेज अभी परेशान है, वो बेचारे युद्ध में इंगेज हैं, तो हमें अंग्रेजों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप बताइए, हमारे नेहरू जी ठीक, गांधी जी ठीक थे, सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही गर्म दल के नेता थे, वो शुरू से ही आज़ादी के पक्षधर थे। वो शुरू से कहते थे कि हमें छीन के आज़ादी लेनी चाहिए, ना कि हमें किसी भीख के रूप में चाहिए। जैसे कि 1947 में आज़ाद देश हुआ तो अखबार में आप कटिंग पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ पावर लिखा है, नॉट ए फ्रीडम लिखा है दोस्तों। अंग्रेजों ने ट्रांसफर ऑफ पावर किया, ठीक है दोस्तों। तो गांधी जो हमारे नेताजी ऐसा नहीं चाहते थे, वो अंग्रेजों छीन के आज़ादी चाहते थे, वो अपना देश चाहते थे, अपने लोग चाहते थे, ऐसा देश चाहते थे जहाँ सब खुश रहे। आइए दोस्तों वर्ल्ड की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ तो उस टाइम जर्मनी ने धीरे धीरे पोलैंड पे, फिर चेकोस्लोवाकिया पे, फिर धीरे कई देशों पे दोस्तों अटैक करके देशों पर हमला किया। फिर क्या करा, ब्रिटेन की कॉलोनी पे हमला किया, यानी मैंने बताया भारत उस टाइम ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो उस टाइम उनकी ब्रिटेन कॉलोनी हमला किया फ्रांस कर। तो दोस्तों एक टाइम ऐसा हो गया था कि हिटलर ने 60% हिस्से पे कब्जा कर लिया था और ब्रिटेन की बिल्कुल हड्डियां तोड़ दी थी, कमर चूल हिला दी थी, तो समझ लीजिए तहस नहस ब्रिटेन हो गया था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था टूट गई थी एकदम। और ब्रिटेन समझ लीजिए कितना शातिर देश थे, ब्रिटेन फ्रांस ये अपने युद्ध में लड़ने के लिए अपने देश के सैनिकों को ज़्यादा नहीं भेजते थे, 20% 30%, बाकी 40% भारतीय। उसमें भी देखिए इनके भारतीयों के अंदर जातिवाद, क्षेत्रवाद पैदा करने के लिए उसमें क्या करते हैं, 60% हिंदू, 25% मुसलमान, 15% सिख, 2% बौद्ध, 1% ईसाई। देखिए दोस्तों देश को कैसे बांटते हैं धर्म और जाति में। तो दोस्तों आप विश्वास नहीं करोगे, वर्ल्ड वार में भारत के अंदर 1-1.5 लाख से ऊपर जवान शहीद हुए। ऑन रिकॉर्ड तो कम बताएंगे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं। तो दोस्तों ऐसा हुआ, मैं आपको बता रहा था कहानी। तो दोस्तों क्या हुआ कि फिर क्या हुआ कि नेताजी लगातार अंग्रेजों के मुखर हो रखे थे, अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर रहे थे दोस्तों वो। फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों को बड़ा मुश्किल लगा कि अगर ये बंदे की बात सुन के अगर 10% लोग भारत के भड़क गए तो हमारा क्या होगा दोस्तों। उस टाइम भारत की जनसंख्या कितनी थी, 26-27 करोड़ से ऊपर थी, और ये कितने थे, ये करोड़ भी नहीं थे, मुश्किल 80 लाख कितने थे। अब सोचिए 80 लाख ने कैसे भारत शासन किया। अगर सोचिए उस टाइम 10% जनसंख्या भी, अगर सुभाष चंद्र बोस अगर उस टाइम गांधी की इतना रोल मॉडल थे, गांधी इतना कह देते कि अंग्रेजों के विरुद्ध हमें लड़ना है, हमें क्रांति करनी दोस्तों, उसी दिन 1939 में अंग्रेज यहाँ से खदड़ जाते। लेकिन गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया, वो अहिंसा के प्रचार। तो दोस्तों क्या हुआ कि अंग्रेजों से खतरा सुभाष चंद्र बोस से लगता था, तो उन्होंने क्या करा, सुभाष चंद्र बोस को घर में नजरबंद कर दिया। सुभाष चंद्र बोस ठहरे, उन्होंने भी नई रणनीति रची। फिर उन्होंने क्या करा कि कहा कि मैं उपवास से बैठा हूँ, तो सुभाष चंद्र मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, खाने का दोस्तों ऐसे ही घर में रहते थे। फिर अंडरग्राउंड हो गए, वहाँ से फिर दोस्तों रसिया खा के मंचूरिया होते इधर उधर घूमते दोस्तों, फिर वहाँ से जर्मनी चले गए। और दोस्तों फिर वो एडॉल्फ हिटलर से ही मिले।
कई लोग कहते हैं यार एडॉल्फ हिटलर ये था वो था, उसने यहूदियों से नरसंहार किया। मैं मानता हूँ यहूदी नरसंहार उसने गलत किया दोस्तों, लेकिन जो हमारे नेताजी की पॉलिसी थी कि दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो उन्हें क्या, उन्हें हिटलर से मुलाकात की, वो क्या चाहते थे कि भारत को आज़ाद कराना। वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, वो किसी भी दुश्मन हाथ ला सकते थे। उन्हें जापान से भी संधि की, उन्हें जर्मनी से भी संधि की, उन्हें रसिया से ही बात की, लेकिन रसिया नहीं माना। उन्हें अपने स्तर से हर किसी बात की। दोस्तों कुछ सोचिए, वो बंदा देश की आज़ादी के लिए कहाँ नहीं गया, रसिया गया, जापान गया दोस्तों, मैंने अमेरिका से भी उसने बात, हर देश से उसने बात की दोस्तों, फ्रांस से बात की, उसने अपने स्तर से बात की, और देश को आज़ादी दिलाना चाहता था। दोस्तों ये आपको इतिहास में नहीं बताया जाएगा। एक मूवी और है, आप देखिएगा अगर आपके समय हो तो, सुभाष चंद्र बोस द फॉरगेटन हीरो। उसमें आपको काफ़ी 3.5 घंटे की थोड़ा टाइम लंबा है, आपको टाइम लगा के मूवी देखनी है। इसमें आपको काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। दूसरा वर्ल्ड वार की बात कर रहा था, तो वर्ल्ड वार 1940 आते आते क्या हुआ कि 65 को पलट रहा था। जर्मनी का ब्रिटेन कॉलोनी पर अधिकार हो गया था, ब्रिटेन सैनिकों की हालत खराब थी, और जापानी फिर पर्ल हार्बर पे, आपको पता जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर 1947 में, तो अमेरिका हमला किया, फिर अमेरिका भी वर्ल्ड वार में एंट्री कर गया था। तो क्या हुआ दोस्तों कि मैंने बताया आपको, अमेरिका थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, ये रसिया थे, ये लोग क्या करते थे कि जो कॉलोनियाँ थी, जो अपने यहाँ के जो गुलाम देश थे, उन्हीं के लोगों को युद्ध में भेजते थे। तो ये युद्ध चल रहा था, तो क्या हुआ कि जर्मनी ने करीब भागे 10,000 से ऊपर सैनिकों को बंदी बना रखा था, जो ब्रिटेन तरफ से, फ्रांस तरफ से लड़ने गए थे। तो फिर नेताजी गए, मैंने आपको बताया कि नेताजी सबसे पहले गए आपके जर्मनी, एडॉल्फ हिटलर से बात की, जर्मन से बात की। तो जर्मनी समझाया कि देखो ऐसा जर्मनी यहाँ ठहरा, भारत ठहरा एक तरफ, यूरोप एशिया में बहुत ज़्यादा दूरी है, तो आप ऐसा करो जापान से हेल्प लो। फिर सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कुछ हिटलर को समझाया कि आपको, तो तब तो क्या हुआ, उन्होंने रसिया हमला कर दिया। तो आज समझिए हमारे नेताजी कितने जानकार थे, उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट दिया कि ये हिटलर की सबसे बड़ी भूल है, रसिया पे हमला करना से भूल है। और वास्तव में इतिहास में 1945 में ये साबित हुआ कि अगर हिटलर रसिया पे हमला नहीं करता तो उस टाइम हिटलर आराम से सारी युद्ध जीत जाता और ब्रिटेन राज खत्म हो जाता, ब्रिटेन और फ्रांस बिल्कुल खत्म ध्वस्त हो जाते। लेकिन जो दो तरफा नीति हिटलर ने अपनाई उसको घातक बन गई। तो दोस्तों हिटलर से काफ़ी बात हुई, और प्लस आज तक किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई हिटलर से सीरियसली संवाद कर ले, बात कर ले। नेताजी थे जिन्होंने सीधे हिटलर को भड़काया, डांटा। हिटलर ने, आप ध्यान होगा, जेल में पुस्तक लिखी थी, मीन काम्फ, मेरा संघर्ष। तो उसने भारतीयों के लिए बुरा लिखा था, आर्यों के लिए बुरा लिखा था, भारत संस्कृति को बुरा लिखा था, उसने भारत को नीच कहा था, भारत के लोगों को नीच कहा था, हमारी संस्कृति को पिछड़ा हुआ कहा था। तो हिटलर और हमारे नेताजी ने उसको एहसास दिलाया कि तुमने गलत कहा, और हिटलर ने खुद माफ़ी मांगी और कहा कि अगला जो वर्जन मैं निकालूंगा इस किताब का, तो उसमें ये बात संशोधित कर दूंगा कि भारतीय बुरे नहीं होते, भारतीय अच्छे होते हैं। और प्लस वो नेताजी से कायल था, फिर भी उस नेताजी पूरी हेल्प की दोस्तों। जो 10,000 मैंने बताया को युद्ध बंदी के विश्व युद्ध बनाए गए थे दोस्तों, तो फिर नेताजी ने उससे टाई अप किया। और देखिए सिद्धांत से कभी समझौता नहीं किया दोस्तों। हिटलर चाहता था कि जो ये सैनिक हैं अमेरिका के खिलाफ लड़े, फ्रांस के खिलाफ लड़े, रसिया के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन नेताजी ने ये वॉकमेट आर्मी थी जो जर्मनी की, उनसे कोलैबोरेशन करके एक आर्मी बनाई, 10,000 से ऊपर मेंबर थे उसमें। तो उसमें जो झंडा था आज़ाद फौज के लगा दूंगी ड्रेस में, आप कभी फोटो देखोगे। तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सैनिक हैं सिर्फ ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ेंगे, ब्रिटेन से, क्योंकि हमारा दुश्मन ब्रिटेन है, ना कि फ्रांस और रसिया और जो अन्य देश जो युद्ध में भाग ले रहे हैं। तो दोस्तों इतने बड़े थे हमारे नेताजी। फिर दोस्तों जर्मनी ने काफ़ी हमारे सैनिक, उनके जो आज़ाद फौज जो सैनिक बनाए गए, जो INA बनाई गई, तो उसके सैनिकों को ट्रेंड किया, क्योंकि इस टाइम ट्रेनिंग थी नहीं, सैनिकों की बढ़िया ट्रेनिंग दी गई, हथियारों की ट्रेनिंग दी गई। और फिर वहाँ पे एक बैंक बनाया गया, जर्मन आर्मी ने और नेताजी ने एक बैंक बनाया, एक हेडक्वार्टर की स्थापना की, फिर वहाँ से युद्ध की पूरी रणनीति बनाई। लेकिन नेताजी समझ गए कि अभी रसिया पे ने हमला कर दिया तो इनसे ज़्यादा उम्मीद करने की उम्मीद नहीं, क्योंकि इनकी जो फौज है रसिया में विजयी है। क्योंकि रसिया आपको पता है उस टाइम USSR था, यानी सोवियत संघ, बहुत बड़ा एरिया था दोस्तों, बहुत बड़ा एरिया था। नेपोलियन ने की ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल ये थी कि उसने रसिया को फतेह करने की कोशिश की और वो वहीं हार गया, फिर अपने देश लौटा है। उसके बाद आपको पता है कि नेपोलियन जो विश्व विजयी कहा जाता है, उसकी जो ज़िंदगी सबसे गलती रसिया थी, वही हिटलर की साबित हुई। चलिए उस पर आगे बढ़ते हैं, नेताजी बात है। तो मैंने आपको बताया कि जर्मनी ने हेल्प करके उन्हें पनडुब्बी की सहायता से, सबमरीन की सहायता से, U-बोट जो चलती थी उस सहायता से उन्हें प्रशांत महासागर में उतार दिया। फिर वहाँ से जापान की पनडुब्बी आई, फिर अपने साथ लेके जापान अपन ले गई। अच्छा दोस्तों उस टाइम क्या चल रहा था, उस टाइम भी रास बिहारी बोस जी थे, जिन्हें आज़ाद फौज के मेन संस्थापक माना जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं रास बिहारी बोस ने क्या हुआ कि जब विदेश में थे, उन्होंने जो विदेश में जो हमारे भारतीय रहते हैं उनसे चंदा जमा करके, उनसे पैसा जमा करके, उनसे फंड लेके एक आर्मी की स्थापना की। उस आर्मी में 30,000 40,000 लोग थे। तो फिर दोस्तों क्या हुआ कि युद्धबंदी मिलने लगे, जापान युद्धबंदी में, हिंदुस्तान युद्धबंदी मिले और युद्धबंदी मिले, इटली की युद्धबंदी मिले, तो उसे इकट्ठा करके उन्होंने आर्मी बनाई, जिसे INA, इंडियन आर्मी आज़ाद हिंद फौज भी कहा गया। तो दोस्तों ये आज़ाद फौज करीब वैसे तो 60,000 की संख्या बताते हैं, लेकिन जो कुछ जगह डाटा पड़ा था 80,000 90,000 करीब आज़ाद हिंद फौज में सदस्य थे, और जिसमें युद्ध हुआ था करीब 30-35,000 आज़ाद फौज वालों ने अपनी जान कुर्बान की, बलिदान दिया। तो दोस्तों आज़ाद फौज का देश के आज़ादी बहुत योगदान है दोस्तों।
और मैं आपको बताऊंगा कि अब अगले वीडियो में आपको बताऊंगा आर्यन फौज के देश की क्या योगदान है, आईएनए के देश के आर्यन क्या योगदान है, नेताजी और जापान ने कैसे अंडमान निकोबार द्वीप जीता, कैसे आपका मिजोरम और ये जो दूसरे द्वीप थे लक्षद्वीप, इसमें कैसे उन्होंने बढ़त हासिल की दोस्तों, अंग्रेजों ने बंगाल में कैसे लोगों को भूखा मारा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा दोस्तों। उम्मीद है आपको पार्ट अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट पार्ट आप जरूर देखना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।